हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल आशुतोष आर्ट्स अनवल और बिहार बोर्ड के मॉडल क्वेश्चन सीरीज के सोशल साइंस के पार्ट 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे, आगे के 10 क्वेश्चनों को देखेंगे। इसके पिछले 3 वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन देख चुके हैं और उसके आगे हम आज 40 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना देर किए इस वीडियो करते हैं शुरू। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और इस पेपर का 31वां क्वेश्चन, रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो किस देश का रहने वाला था? तो रूसो एक दार्शनिक था, संगीतकार था, लेखक था, ठीक है। और इसका जन्म, रूसो का जन्म आपका जनेवा में हुआ था, जो कि स्विट्जरलैंड में है। लेकिन इसकी जो कर्मभूमि रही वो था फ्रांस। इसका कर्मभूमि फ्रांस था, इसलिए क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही आंसर फ्रांस होगा, क्योंकि रूसो ने अपना अधिकतर जीवन फ्रांस में ही बिताया था और इसने निरंकुशवाद और राजा के दैवीय शक्ति के मत का खंडन किया था, इसलिए रूसो का नाम विशेष रूप से आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल हिलाल का संपादन किसने किया था? अल हिलाल का संपादन किसने किया था? अल हिलाल एक पत्रिका का नाम है जिसका संपादन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल पत्रिका का संपादन किया था और उन्होंने अल हिलाल के साथ अल बिलाग का भी संपादन किया था। इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें पहला है अल हिलाल और दूसरा है अल बिलाग। अल बिलाग। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हुए। तो ये इनके प्रमुख फैक्ट हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का जनक कहे जाते हैं। गुटेनबर्ग का नाम विशेष में प्रिंटिंग प्रेस का जनक जॉन गुटेनबर्ग को कहा जाता है। जॉन गुटेनबर्ग को कहा जाता है। और इन्होंने सबसे पहले बाइबिल पुस्तक को छापा था 1448 ईस्वी में। 1448 ईस्वी में बाइबिल पुस्तक को छापा था, जो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ होता है। ईसाइयों का धर्म ग्रंथ बाइबिल होता है, उसे 1448 में जॉन गुटेनबर्ग ने छापा था प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा, इसलिए प्रिंटिंग प्रेस का जनक जॉन गुटेनबर्ग को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया था? महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया था? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि महात्मा गांधी ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया। तो महात्मा गांधी का जब नाम आता है तो ये हमारे इतिहास के और स्वतंत्रता संग्राम के एक सम्मानीय व्यक्ति हैं। इन्होंने जो पत्र का संपादन किया था उसमें मुख्य रूप से आता है यंग इंडिया और हरिजन। यंग इंडिया और हरिजन, इन्होंने पत्र का संपादन किया था। तो इसमें से जो भी आंसर होगा आप मार दीजिएगा। मेरे हिसाब से यंग इंडिया दिया है ऑप्शन में, तो यंग इंडिया सही होगा। हरिजन भी दिया है तो हरिजन भी सही होगा। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक को 1909 में प्रकाशित किया गया, जब ये दक्षिण अफ्रीका में थे। इसके अलावा इनके आत्मकथा का नाम है, महात्मा गांधी के आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, हिंदी में। तो ये महात्मा गांधी के बारे में कुछ फैक्ट हैं जिसमें उन्होंने यंग इंडिया और हरिजन पत्रों का संपादन किया था। उनके पुस्तक का नाम हिंद स्वराज है, जो 1909 में प्रकाशित किया गया। इसके अलावा उनके आत्मकथा का नाम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि हिंदी में कहा जाए तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग होगा। इसमें कुछ पत्रिकाओं के हम नाम जान लेते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पत्रिका का नाम आता है कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये 2 पत्र हैं जिनका संपादन कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, इन पत्रों को संपादन की थी एनी बेसेंट। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। इन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्रों का संपादन किया था। इसके अलावा जो जिसमें सबसे ज़्यादा सस्पेंस होता है वो होता है मराठा और केसरी में। ये दोनों पत्रिकाओं का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। लेकिन इसमें भाषा को लेकर प्रॉब्लम आती है कि हमेशा भाषा पूछ देता है। तो याद रखिएगा कि मराठा की भाषा थी वो अंग्रेजी थी, मराठा की भाषा अंग्रेजी थी और केसरी की भाषा मराठी थी। इन दोनों को आपस में मिलाइएगा मत, मराठा की भाषा अंग्रेजी और केसरी की भाषा मराठी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो उन्हें पहले नियुक्त किया गया था नौ शक्ति मंत्री के रूप में, और बाद में 1848 में नौ शक्ति मंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया और बाद में इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें प्रधानमंत्री आंसर सही होगा।
विक्टर इमैनुअल, ये इटली का राजा थे विक्टर इमैनुअल, और इन्होंने काउंट काबुल को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। काउंट काबुल को इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है, जबकि इटली के एकीकरण का तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है। तो तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है, राजनीतिज्ञ काउंट काबुल को कहा जाता है, और मसीहा मेजनी को कहा जाता है। और इन तीनों को मिलाने वाला जो राजा था उसका नाम था विक्टर इमैनुअल। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इटली के एकीकरण में इन तीनों ने अपनी भूमिका प्रमुख रूप से निभाई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो वियना सम्मेलन सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है। तो वियना सम्मेलन का आयोजन 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में किया गया था, इसलिए इस सम्मेलन का नाम वियना सम्मेलन पड़ा। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो किया था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जिसका नाम था मेटरनिक। क्वेश्चन हमारा यही पूछा है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिक ने किया था, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, और यह सम्मेलन 1815 में किया गया था। इसमें ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और इस सम्मेलन का उद्देश्य राजशाही व्यवस्था की पुनः स्थापना करना था, जिसे नेपोलियन ने उखाड़ फेंका था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई? आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई? तो सबसे पहले आ जाते हैं रूस। तो रूस में 1917 में क्रांति हुआ था, जिसके बाद तख्ता पलट होकर लेनिन इसका रूस का सर्वे सर्वा, सोवियत संघ का सर्वे सर्वा बना था। उसको 1918 में मारने की कोशिश की गई थी। 1918 में इसे मारने की कोशिश 1918 में इसने एक पुलिस दस्ता का गठन किया, जिसका नाम चेका था। इसने हजारों इसके विरोधियों को मौत के घाट उतार दिए, और इसके कार्रवाई को लाल आतंक कहा जाता है, यानी कि रेड टेरर इसके आतंक को कहा जाता है। चेका के आतंक को रेड टेरर कहा जाता है, क्योंकि इसने हजारों विरोधियों की, जो लेनिन के विरोधी थी, उसके मौत के घाट उतार दिए। इसके अलावा लाल सेना अगर पूछ ले, लाल सेना, रेड आर्मी, तो रेड आर्मी का गठन ट्रास्की ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में की गई। 1986 में इस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, और उन्हीं के सरकार के नेतृत्व में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा की गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक साल 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और उपभोक्ताओं के, कंज्यूमर के क्या क्या राइट हैं, क्या क्या अधिकार हैं, उन सभी के बारे में जागरूक करने के लिए प्रत्येक साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जबकि 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन, कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 में लगाया गया था, इसे लगाने वाले व्यक्ति का नाम था दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1868 में भारत के प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। और उस समय प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम जो ज्ञात उन्होंने किया था, वह था 20 रुपये पर कैपिटा इनकम, यानी प्रत्येक व्यक्ति का आय मात्र 20 रुपया था 1868 में। तो दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना किया था। और आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।